Okay, good afternoon to all of you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा। एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए ठीक। ओके, सो जय हिंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव। आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं इस क्रम में इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इस चैनल पे शुरू किया हूँ। इस इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले हमने मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन टॉपिक को शुरू किया है, जिसमें कुछ चीज़ें हमने कल के क्लास तक कवर कर ली हैं। अब उसमें आगे हम लोग टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन की बात आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हम लोग। छोटा सा सब्जेक्ट है और अच्छे तरीके से यहाँ से नंबर मिल सकते हैं, 100% नंबर मिल सकते हैं। ओके, चलिए। ऑल गुड, ऑल गुड। कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छे हैं सुबह। चलिए सो करते हैं हम लोग सेशन की शुरुआत। और सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग बातें समझें क्या हमने पढ़ा था कल के क्लास में। हमने बताया था इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, और इरिगेशन में एक सेकेंड, इरिगेशन क्या होता है, एरिड रीजन क्या होते हैं, सेमी एरिड रीजन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इरिगेशन के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ तक की कहानी हमने कल तक के क्लास में कवर कर ली थी। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आइए समझते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ इरिगेशन की। बहुत अच्छे, टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे हम लोग। देखिए अब इरिगेशन को कैसे बांटा जाए। एक चीज होता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन और एक होता है मेथड ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन अलग चीज हो गया, मेथड या फिर टेक्निक ऑफ इरिगेशन अलग चीज हो गया। तो आज इरिगेशन की जो टाइप है उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जब फील्ड में वाटर देना है तो वाटर जो दे रहे हैं वो किस तरीके से दिया जा सकता है, और एक बार जब वाटर पहुंच गया फील्ड में तो उस फील्ड में कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आ जाएगा किसमें, टेक्निक में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक होता है सरफेस इरिगेशन और एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। जब भी हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो फील्ड में जो वाटर होगा एक सरफेस के थ्रू दे सकते हैं और एक सब सरफेस के थ्रू दे सकते हैं। सब सरफेस के थ्रू, सरफेस तो शायद समझ में आ रहा होगा। सब सरफेस क्या हुआ, सरफेस के नीचे से वाटर का फ्लो। सरफेस के नीचे से वाटर का फ्लो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए नीचे कोई पाइप है या फिर कोई ड्रेन्स हैं जिनके थ्रू वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करा करके किसी तरीके से फील्ड में पहुंचाया जा रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे, सब सरफेस में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया है सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन को। तो सरफेस, अपने इंडिया में मैक्सिमम जो इरिगेशन है वो सरफेस इरिगेशन है। कैनाल के थ्रू वाटर आ रहा है वो भी सरफेस इरिगेशन हुआ, या फिर आप किसी के थ्रू भी वाटर को ले जा रहे हो, यूज कर रहे हो, वो सब किस में आते हैं, सरफेस इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन, पंपिंग सेट या फिर ट्यूबवेल, ये सब सरफेस इरिगेशन में आते हैं। मैक्सिमम यही यूज भी होता है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके हम लोग। अब सरफेस इरिगेशन को अगर फिर से मैं बताऊं तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फ्लो इरिगेशन और एक है आपका लिफ्ट इरिगेशन। एक है आपका फ्लो इरिगेशन और एक है आपका लिफ्ट इरिगेशन। कोई दिक्कत इसमें? अगर एक काम करते हैं, इसका एक आपको चार्ट बना के पहले मैं दे देता हूं। अगर आप टाइप्स की बात करेंगे ना, टाइप्स की बात करेंगे तब मैं एक एक करके चलूंगा आगे। टाइप्स की बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। क्या क्या नाम बताया मैंने? एक बताया मैंने आपको सरफेस इरिगेशन, एक बताया सरफेस इरिगेशन,
और दूसरा बताया मैंने आपसे सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन मैंने फिर से बताया कि इसे दो पार्ट में फिर से कर लिया जाएगा। कैसे, कौन कौन से आएंगे दो पार्ट में? सरफेस इरिगेशन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, एकदम सही जवाब। फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फिर से फ्लो को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? एक आ गया आपका पेरेनियल, पेरेनियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। और दूसरा एक अनकंट्रोल्ड, यानी इसे क्या बोला जाता है? फ्लड इरिगेशन भी बोला जाता है। फिर पेरेनियल में क्या आ जाएगा? दो आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? एक डायरेक्ट इरिगेशन आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा? स्टोरेज इरिगेशन आ जाएगा। एक डायरेक्ट आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा? आपका स्टोरेज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप सब सरफेस को डिवाइड करेंगे तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। और दूसरा कौन सा होगा? आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए सबके बारे में, सबके बारे में आइडिया ले लिया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत शुभम? चलिए बढ़िया है। तो हमने बताया कि सरफेस इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन में क्या डिफरेंस है। जब वाटर का फ्लो जो हो रहा है सरफेस के थ्रू हो रहा है और फील्ड में पहुंचाया जा रहा है तो उसे सरफेस इरिगेशन बोल रहे हैं। सब सरफेस किसे बोल रहे हैं? जब वाटर का फ्लो सरफेस के नीचे से कराया जा रहा है और फील्ड में पहुंचाया जा रहा है। सरफेस इरिगेशन को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फ्लो इरिगेशन है और एक लिफ्ट इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन नाम से ही लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी जब फ्लो कर रहा है वाटर, ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कैनाल या रिवर में जो वाटर फ्लो करता है वो ड्यू टू ग्रेविटी ही तो फ्लो करता है। तो ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करेगा वाटर और फील्ड में पहुंचेगा तो उसे फ्लो सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। लिफ्ट सरफेस इरिगेशन क्या होगा? जब आप लिफ्ट करके वाटर को ला रहे हो, लिफ्ट करके कैसे लाओगे आप? जैसे मान लो ट्यूबवेल के मदद से या फिर वेल है उसके अंदर से पानी नीचे से आपको ऊपर लाना है, मतलब जो वाटर लेवल है वो नीचे है और आपको लाना जो है फील्ड में वाटर पहुंचाना है वो ऊपर है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा। फिर फ्लो इरिगेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो हो रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्या है? पेरेनियल है और एक दूसरा क्या है? फ्लड है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा अवेलेबल रहे, यानी आपने ऐसा सिस्टम बनाया है इरिगेशन का जिसमें वाटर हमेशा अवेलेबल रह रहा है। जब वाटर हमेशा अवेलेबल रह रहा है तो जब जब जरूरत होगी फील्ड में या क्रॉप के लिए तब तब केवल वाटर को यूज करोगे। लेकिन फ्लड में क्या होगा कि वाटर हमेशा अवेलेबल नहीं रह रहा है, कभी कभी रह रहा है, यानी कभी कभी वाटर का सप्लाई हो रहा है। तो जब भी वाटर का सप्लाई होगा फार्मर क्या सोचेगा कि जितना पानी हो सकता है मैक्सिमम यूज कर लेता हूं, बाद में फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो मैक्सिमम वाटर यूटिलाइज कर लेगा, यानी पूरा फील्ड जो है वाटर से भर देगा, फ्लडिंग कर देगा। तो ऐसे इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लड इरिगेशन। वही अगर वाटर अवेलेबल रहता, जब उसको जरूरत थी, जब उसको जरूरत है तब वाटर है और जितने अमाउंट में जरूरत है उतने अमाउंट में है अवेलेबल, तब उसका यूज करेगा, वो फिर पूरा पानी से फ्लडिंग नहीं करेगा ना। फिर पेरेनियल को हमने दो पार्ट में देखा, एक डायरेक्ट एक स्टोरेज। पेरेनियल मतलब वाटर हमेशा अवेलेबल रह रहा है। जब वाटर हमेशा अवेलेबल रह रहा है तो उसे डायरेक्टली आप फील्ड में यूज कर लो वीयर या बैराज की मदद से, या फिर आप उस पानी को लेकर के रख लो कहीं पे डैम वगैरह बना करके और फिर जब जब जरूरत हो तब तब यूज करो। ये तरीके हो गए आपके। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होगा? नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। नेचुरल तरीके से कैसे होगा? बात को समझ रहे हैं क्या? इसको नेचुरल तरीके से सरफेस के नीचे से वाटर का फ्लो कैसे होगा? कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे मान लीजिए एक कैनाल है ये, ठीक है, कैनाल में वाटर का फ्लो हो रहा है, कैनाल में वाटर का फ्लो हो रहा है, बगल में ये फील्ड है जहाँ पे मुझे क्रॉप ग्रो कराना है। तो ये वाटर जो होगा वो सीप करके नीचे से जा सकता है। वाटर का फ्लो होगा तो सीपेज के थ्रू वाटर नीचे नीचे से फ्लो करके इस फील्ड में पहुंच सकता है, और ऐसा होता है। आप प्रैक्टिकली भी देखिएगा, कैनाल के पास वाली जो फील्ड होती है उसमें इरिगेशन की जरूरत आपको पड़ती ही नहीं है, इतना मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहता है। हालांकि ऊपर से शायद आपको जमीन सूखा सूखा दिखे, फील्ड ड्राई दिखे, बट नीचे से देखेंगे तो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। क्लियर मेरी बात?
दूसरा आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। अब अगर आप नेचुरली नहीं भेज पा रहे तो नीचे जो है आर्टिफिशियल तरीके से परफोरेटेड ड्रेन्स लगा दीजिए। परफोरेटेड ड्रेन्स यानी पाइप लगा दीजिए और उसके अंदर से ड्रेन यानी कुछ वॉल्व के थ्रू या फिर ओपनिंग छोड़ दीजिए जहां से पानी बाहर निकलता रहे और उसके सॉइल के रूट जोन में पहुंचता रहे और पानी उस सॉइल को यानी उस क्रॉप को मिलता रहे। ये पूरा है आपका क्या टाइप्स ऑफ इरिगेशन का एक चार्ट। क्यों, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको करके हम लोग एक एक लाइन भी लिखते हुए चले क्या, एक एक लाइन भी लिखते हुए चले क्या। हालांकि मैंने सब कुछ नाम में ही है, सब कुछ नाम में ही है, अगर आप समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सरफेस इरिगेशन क्या होता है? टॉप सरफेस क्या होगा? लैंड का वेटेड होगा। टॉप सरफेस लैंड का वेटेड होगा। सब सरफेस में टॉप सरफेस लैंड का वेटेड नहीं होगा, भीगा हुआ नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन भीगा हुआ होगा। फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन में मैंने क्या बताया? फ्लो इरिगेशन में मैंने क्या बताया आपको? ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो होगा, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो होगा, यानी इसमें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, water is available, water is available at higher level, at higher level। वाटर कहाँ है? हायर लेवल पे। और नीड कहाँ है? रिक्वायरमेंट कहाँ है? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? एंड रिक्वायरमेंट इज एट, एंड रिक्वायरमेंट इज एट नोट्स बनाते चलिएगा, इज एट लोअर लेवल। पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो लोअर लेवल पे है। तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा। फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है सुबह। इसमें फ्लो इरिगेशन समझ में आ गया। दूसरा कौन सा है? लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा कि क्या मतलब हुआ? अपोजिट हो जाएगा का मतलब हुआ कि वाटर जो है, वाटर इज अवेलेबल, वाटर इज अवेलेबल एट लोअर लेवल, एट लोअर लेवल। एंड रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? रिक्वायरमेंट इज एट हायर लेवल, इज एट हायर लेवल। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे आप? लिफ्ट इरिगेशन बोलोगे। क्लियर है? आसान सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पेरिनियल इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन को हमने दो पार्ट में बांटा, पेरिनियल और फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल और फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल का मतलब हुआ कि वाटर हमेशा अवेलेबल है, वाटर हमेशा अवेलेबल है। पेरिनियल इरिगेशन, वाटर जो है हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, और कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल, सोर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल, सोर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल। इसीलिए हम लोग इसे किस नाम से और जानते हैं? कोई दिक्कत? इसीलिए हम लोग इसे किस नाम से और जानते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड इरिगेशन, इसे बोला जाता है कंट्रोल्ड इरिगेशन। और दूसरा कौन सा है? फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? फ्लड इरिगेशन को हम लोग इनंडेशन नाम से जानते हैं, इनंडेशन इरिगेशन। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। अलग अलग नाम है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अलग अलग नाम है, अलग ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो फ्लड, इनंडेशन या फिर अनकंट्रोल्ड इरिगेशन नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि कांस्टेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको पानी कभी कभी दे रही है गवर्नमेंट या फिर जो भी स्कीम के थ्रू आ रहा है, तो जब भी पानी आएगा पूरा का पूरा आप भिगो दोगे लैंड को, यानी वेट कर दोगे। सो अ कांस्टेंट
and and continuous source of water is not available. क्यों, बात को समझने में कोई दिक्कत है? अवेलेबल, ठीक है। the land is the land is completely the land is completely submerged with water, पूरा पानी से आपने क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया, सबमर्ज्ड विथ वाटर, ठीक है। ये हो गया फ्लड या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। लेकिन अब पेरेनियल को फिर से क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेरेनियल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट इरिगेशन और एक स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट क्या है, आप तुरंत वियर या बैराज की मदद से पानी को यूज कर ले रहे हैं या फिर स्टोर करके यूज कर रहे हैं, उसे स्टोरेज इरिगेशन बोल दे रहे हैं। अब बात करें, अगर इसमें कुछ पॉइंट है नहीं खास लिखने वाला इसलिए लिखा नहीं। टाइप्स ऑफ सब सरफेस इरिगेशन की बात करें, सब सरफेस में मैंने बताया दो टाइप के, एक नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल सरफेस सब सरफेस इरिगेशन की बात करें तो इसमें वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है फील्ड में जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो सीपेज के थ्रू जाता है। ये किसके थ्रू जाएगा, सीपेज के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर जाता है वो किसके थ्रू जाता है, थ्रू परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड पाइप्स आप अप्लाई करते हो, उसके थ्रू वाटर जो है पहुंचता है, कोई दिक्कत। पाइप लगा दी आपने, इन्वायरमेंट में भी देखा होगा परफोरेशन दिया जाता है, परफोरेटेड पाइप्स का यूज किया जाता है। वही पाइप यहाँ पे भी नीचे आप अप्लाई कर दो, वहां से पानी जो है ओपनिंग से निकलते रहेंगे और फील्ड के रूट जोन में वाटर पहुंचता रहेगा और उस वजह से क्रॉप का ग्रोथ होता रहेगा। तो ये तरीके हैं, इस तरीके से इरिगेशन हो सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, लेकिन बात समझिएगा, मेथड अलग चीज है, टेक्निक अलग चीज है। तो अब हम लोग फोकस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। अब हम लोग, वहां तो बहुत आसान था, नाम की वजह से आप सारी चीजें क्लियर कर ले रहे थे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए। द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कितने टेक्निक हैं, मेनली 7 टेक्निक हैं, 7 टेक्निक्स आर देयर। हम लोग एक एक करके सारे टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। पहला जो टेक्निक है फ्री इरिगेशन। पहला जो टेक्निक है फ्री इरिगेशन, या फिर इसी को बोला जाता है वाइल्ड इरिगेशन, या फिर ऑर्डिनरी, या फिर अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, जो भी नाम आप समझ लें, इन सारे नामों से जाना जाता है ये। इट इज कॉल्ड वाइल्ड, ऑर्डिनरी, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, या फिर फ्री इरिगेशन या फ्री फ्लडिंग, इन सारे नामों से ये जाना जाता है। नाम से ही लग रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा आपको। क्या आइडिया लग गया, इसका एक फिगर देखते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिगर अच्छा दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, एक मेन सप्लाई डिच होता है और इसी से कई सारे सब्सिडरी डिचेज निकाले जाते हैं। डिच मतलब नाली, जो आप समझते हैं, जो डिच निकाले जाते हैं, और उन डिच में डिफरेंट जगहों पे आउटलेट रहते हैं जिसके थ्रू पानी निकलता है। अगर आप इन सब्सिडरी डिचेज की बात करेंगे तो इनके बीच में जो गैप देखेंगे आप, यानी जो सब्सिडी डिच होते हैं इनके बीच में अगर आप गैप देखेंगे या आउटलेट हैं, तो इनके बीच में गैप जो देखेंगे वो जनरली 20 to 50 मीटर दिखेगा। यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20 to 50 मीटर आपको दिखेगा, ठीक है। तो 20 से 50 मीटर आपको दिखेगा यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, एक मेन सप्लाई डिच होता है, उसमें कई सारे सब्सिडी डिचेज होते हैं जिनमें बहुत सारे जगहों पर आउटलेट लगे होते हैं और उन्हीं आउटलेट से पानी निकलता है। अब देखिए एक बात समझिए, ये डिच है, ये मत समझिएगा कि लेवीज है।
डिच और लेवी में अंतर है। क्या होता है कि फिगर देख के लगता है लेवी भी वैसा बनता है फिगर में, प्लान में तो वैसा ही दिखेगा, डिच भी वैसा दिखेगा, लेकिन डिच जो होगा एक डिप्रेशन होगा ना, सरफेस से नीचे होगा। लेवीज क्या होगा, सरफेस के ऊपर तक होगा। तो लेवीज क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, इधर नहीं जाने देते हैं, लेकिन डिच ऐसा कोई काम नहीं करता है। यानी अगर इस ओपनिंग से, अगर मैं बात करूं वाटर निकलेगा, ये ओपनिंग से वाटर निकल रहा है, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ये पानी कहीं तक भी जा सकता है, आगे कहीं तक भी जा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। इसीलिए इसे अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जा रहा है, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग बोला जाता है, और इसीलिए इसको वाइल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार ये फ्लो से निकल गया, जहां भी ग्रेविटी दिखा वहां तक ये फ्लो करता जाएगा। और ऐसा नहीं है एक ही साइड होगा, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ऐसे सब्सिडरी डिचेज होंगे। सब्सिडरी डिचेज कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर साइज में हो, एक पर्टिकुलर शेप में हो, किसी भी शेप में हो सकते हैं। ये शायद स्ट्रेट लाइन के रूप में भी हो सकते थे, या इस तरीके से भी हो सकते थे, कोई दिक्कत इसमें। अब ये कहाँ पे यूजफुल हो, अच्छा इसमें एक बात और समझिएगा, कोई जब कंट्रोल नहीं रहेगा वाटर के ऊपर, तो क्या इसमें इसमें अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, तो एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा बाकियों के कंपैरिजन में? अच्छा बाकी तो आपने देखे नहीं है, लेकिन एक चीज का आइडिया लगाइए, इसमें लॉसेस की बात करें अगर, क्योंकि लॉसेस अगर ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लॉसेस की बात करें तो लॉसेस इसमें ज्यादा होंगे, इवेपोरेशन लॉसेस भी ज्यादा होंगे, सीपेज लॉसेस भी ज्यादा होंगे। तो जिस वजह से आप ये बोल सकते हो कि एफिशिएंसी इसमें कम मिलने वाली है। एफिशिएंसी कम मिलने वाली है तो कहाँ पे यूज किया जाए, इस टेक्निक को कहाँ पे यूज किया जाए, कहाँ पे यूज किया जाए? इस टेक्निक को वहां पे यूज करेंगे जहां पे सारे मेथड यूज नहीं हो पाते हैं, जैसे रोलिंग लैंड के लिए। रोलिंग लैंड अगर है तो वहां पे बाकी जो अदर मेथड है वो यूज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग रोलिंग लैंड पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्री फ्लडिंग यूज करते हैं। क्लियर माय पॉइंट्स? सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, अब इनको रिटन फॉर्म में देख लीजिए आप। रिटन फॉर्म में देख लीजिए, द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू वाटर का फ्लो होगा। लैंड इज डिवाइडेड बाय मेन डिचेज एंड सब्सिडी डिचेज, there is no control over flowing water. This technique is used for rolling lands, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। It is used for close growing crops also. It gives minimum efficiency and maximum evaporation and seepage losses. बात समझ में आ गया? efficiency minimum मिलेगी और evaporation और seepage losses ये कैसे मिलेंगे आपको, maximum मिलेंगे। क्यों होता है फ्री फ्लडिंग? क्या बात है, आपको ये समझ में आई? इतनी आसान सी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? चलें आगे। सुबह मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब बात करेंगे हम लोग बॉर्डर इरिगेशन या बॉर्डर फ्लडिंग की। अब देखिए बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, फ्री फ्लडिंग का एक मॉडिफाइड वर्जन है या अपडेटेड वर्जन समझ लीजिए। यानी फ्री फ्लडिंग को और थोड़ा सा अपडेट कर दें तो इसे क्या बोल दोगे आप, बॉर्डर फ्लडिंग बोल दोगे। नाम से ही लग रहा है एक बॉर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फिर से अगर मैं बात करूं तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आ जाइए इसके फिगर को समझिए। फिगर से समझ में आ रहा है? फिगर से समझ में आ रहा है? क्लियर, एकदम सही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, देखिए इसमें मैंने फिगर लाने की कोशिश करी है। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता था, अच्छा फ्री फ्लडिंग में क्या होता था, एक मेन सप्लाई डिच होता था, उसमें से सब्सिडी डिचेज निकलते थे, ठीक है। अब उन सब्सिडी डिचेज पे कोई कंट्रोल नहीं होता था, यही कहानी थी। लेकिन अब देखिएगा मेन सप्लाई डिच से निकलेगा यहाँ से वाटर ना, तो यहाँ पे आपने क्या कराया है, एक लेवीज क्रिएट कर दिया है, यानी पानी इतने में ही फ्लो करेगा। यहाँ से निकलेगा तो ये पानी किस में फ्लो करेगा, इतने में ही फ्लो करेगा। यहाँ से पानी आएगा तो कितने में फ्लो करेगा, इतने में। तो एक बॉर्डर बना दिया ना आपने, एक बॉर्डर बना दिया, तो इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, बॉर्डर इरिगेशन बोला जा रहा है, बॉर्डर फ्लडिंग बोला जा रहा है। जैसे इधर भी देखें अगर फिगर में, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे क्या है, मेन सप्लाई डिच है और यहाँ से आपने आउटलेट बना दिया और बीच में लेवीज बना दिए हैं।
जब वीट की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो शायद आपने देखा भी होगा, गेहूं की खेती में क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोगों लेवीज बना देते हैं, जिस वजह से पानी जो है उसी एरिया में घूमता रहे। अगर आप नहीं बनाओगे तो वो पानी फिर क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, जहां पे ग्रेविटी दिखेगा वहां फ्लो कर जाएगा, जहां से थोड़ा सा नहीं होगा ग्रेविटी वहां फ्लो नहीं होगा, यानी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो अगर आप बॉर्डर क्रिएट करते हो तो जिस वजह से अच्छे से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अच्छा, एक चीज और, अब इसमें देखा जाए, अगर आप लेंथ देखोगे इसका, लेवीज का अगर देखोगे, तो ये जनरली 100 से 400 मीटर तक मिल जाएगा आपको, 100 से 400 मीटर तक दिख जाएगा। और अगर आप इसका विड्थ देखोगे तो जनरली ये 10 से 20 मीटर में मिल जाएगा, 10 से 20 मीटर, हालांकि ये पॉइंट लिखा हुआ भी है। तो बात करें, इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवीज कॉल्ड बॉर्डर। लो लेवीज का मतलब क्या हुआ, बॉर्डर मतलब जो मेड होता है, शुद्ध अगर भाषा में आप गांव के भाषा में बोलें तो मेड जो होता है, यानी जो एक डिवाइड करता है लैंड को, दो लैंड को डिवाइड करता है। जैसे दो लैंड है तो बीच में एक होता है बैरियर, जिससे आप पता कर चलता है कि इधर वाला मेरे चाचा का है, इधर वाला मेरा है, तो वो क्या लेवीज है, बॉर्डर है। The land area confined in each strip of the border 10 to 20 meters in width and 100 to 400 meter in length. It is used for closed growing crops. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कहानी खत्म नहीं हुई, सब रुकिए। ये तो मैंने बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन अब ये बात समझिएगा, थोड़ा सा एक अच्छी बात समझिएगा। टाइम रिक्वायर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी निकला, यहाँ से पानी आ रहा है, तो इस पूरे एरिया को इरिगेट करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस बात को समझिए, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया ए, एरिया कितना है वो ए है, तो कितना टाइम लगेगा बताना जरा। T इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला 2.303, कोई दिक्कत है इसमें, 2.303 एकदम सही, y अपॉन एफ लॉग बेस 10 q अपॉन q माइनस एफ है। क्या है यहाँ पे नोटेशन, क्या है नोटेशन, क्या है बात को समझिए। y क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फ्लो है, कितने डेप्थ तक फ्लो हो रहा है, कितने डेप्थ तक फ्लो हो रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात। डेप्थ ऑफ फ्लो, एफ क्या है यहाँ पे, इन्फिल्ट्रेशन रेट है। इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या हुआ, किस रेट से वाटर का फ्लो हो रहा है सॉइल के अंदर। जैसे 5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर वाटर जो है फ्लो कर रहा है सॉइल के अंदर, इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया। क्यू क्या है यहाँ पे, डिस्चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है वाटर का, मीटर क्यूब पर आवर में या मीटर क्यूब पर सेकेंड में, जो भी यूनिट हो सकता है। और ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ लैंड, कितना एरिया जो है आप इरिगेट कर रहे हो। तो आप यहां से ये पता कर सकते हो कि एक बॉर्डर है, एक एरिया है, अगर डिस्चार्ज इतना है, इन्फिल्ट्रेशन रेट इतना है और डेप्थ ऑफ फ्लो इतना चाहिए आपको, तो कितना टाइम लगेगा उस एरिया को इरिगेट करने में। दैट फॉर्मूला इज 2.303 y अपॉन एफ लॉग बेस 10 q अपॉन में q माइनस एफ है। बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। और बात समझें अगर हम लोग, तो अब इस बात को ऐसे समझें, इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो आप। कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो हो रहा है, इससे मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखेगा, कितने टाइम लगेगा। अब इस बात को समझते हैं हम लोग, टाइम रिक्वायर्ड आपने निकाल लिया, मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो आप, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। आपने वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस रखा है,
कंटिन्यूअस रखा है, कुछ डिजाइन डिस्चार्ज होगा, मान लीजिए 5 मीटर क्यूब पर आवर या कुछ भी डिजाइन डिस्चार्ज होगा, कंटिन्यूअस है, तो उससे कितना एरिया इरिगेट कर लोगे, एरिया इरिगेट कर लोगे। इस बात को समझने के लिए ब्लैक में ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2.303 y अपॉन एफ लॉग बेस 10 Q अपॉन Q माइनस एफ ए, यही था फॉर्मूला। अब देखिए मैक्सिमम एरिया कैसे इरिगेट होगा, इस बात को समझते हैं जरा, थोड़ा सा डेरिवेशन है छोटा सा, इधर देखिए। अब इस एफ को इधर ले आइए तो T इंटू एफ हो गया अपॉन में 2.303 y हो गया लॉग बेस 10 Q अपॉन में Q माइनस एफ है। अब इस पूरे सिस्टम को आप x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इसे अगर मैं x बोलूँ तो लॉग बेस 10, अभी समझ में आ जाएगा, Q माइनस एफ है। अगर मैं ऐसे लिखूं समझिएगा जरा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उसे x माना है हमने, तो लॉग बेस 10 अगर है इधर, लॉग बेस 10 है इधर, तो अगर ये इधर आएगा तो ये क्या बचेगा, कोई बताएगा? ठीक है, तो अगर ये log बेस 10 इधर है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा फिर, q अपॉन में q माइनस एफ है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसको इधर भेजिए आप, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, क्या होगा ये, इसी पे एक लाइन खींच लेते हैं, इसी पेज पे डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें 10 की पावर x q माइनस एफ ए इज इक्वल टू q, अब 10 की पावर x q, अब इस q को इधर ले आए और इधर जो है इसको भेज देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इसमें से q कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 10 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर x एफ ए। अब इसको देखें अगर, तो q 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10x हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिनट लगेगा। तो इसमें 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 10 की पावर x इज इक्वल टू एफ ए। अब a की वैल्यू अगर देखी जाए, a की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, q अपॉन में f 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x। अब एक बात समझिएगा, मैंने पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था मैक्सिमम एरिया, नहीं सर इरिगेशन पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा पहली बार पढ़ रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब डिटेल में फिर कवर करो, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना। अब देखो आपसे मैंने क्या पूछा था, मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हैं आप, तो मैक्सिमम एरिया के लिए वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी लिखूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 10 की पावर x में से कुछ भी माइनस करोगे तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा तो दोनों कट जाएंगे, तो 1 ही तो आएगा, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं, तो ये 1 ही आएगा मैक्सिमम अगर मैं बात करूं। तो ये मैं कहानी तब का कह रहा हूं जब मैक्सिमम एरिया मैं पूछ रहा हूं, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस कंडीशन में कितना आएगा, Q अपॉन एफ। बात समझ में आ गया। तो मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो, डिस्चार्ज अपॉन इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये डिपेंड करेगा, मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो डिपेंड करेगा डिस्चार्ज कितना है और इन्फिल्ट्रेशन कितना है। बस ये वैल्यू पुट करिए, मैक्सिमम एरिया आप बता देंगे इतना इरिगेट कर सकता हूं मैं, टाइम कितना लगेगा किसी पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करने में, ये मैंने आपको अलग से बता दिया। तो सारी चीजें क्लियर है, हर एक चीज बता सकते हो कि भाई मैं इतना एरिया इरिगेट कर सकता हूँ और इतने टाइम में इरिगेट कर सकता हूँ, क्लियर है बात। इसी पे एक न्यूमेरिकल करके दे दीजिए मुझे, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल, चलिए सॉल्व करिए इसे। क्वेश्चन है फॉर बॉर्डर स्ट्रिप
बॉर्डर मेथड है ऑफ इरिगेशन, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहा है आपसे, टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसका एरिया दे दिया इसने 0.04 हेक्टेयर, फ्रॉम अ ट्यूब वेल विथ अ डिस्चार्ज, अच्छा डिस्चार्ज भी दे दिया, डेटा लिखते चलूं क्या, डेटा लिख देता हूं यहाँ पे, आपको दे दिया एरिया, ठीक है सर 0.04 हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है क्या, 0.04 इंटू 10 की पावर 4 कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, चलो ठीक है। डिस्चार्ज दिया है कितना 0.02 क्यूमेक, क्यूमेक का मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है सर। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो दिया है यानी एफ की वैल्यू जो दी है वो 5 सेंटीमीटर पर आवर में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, अभी कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो जो दिया है यानी y की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, बता सकते हो, दोनों चीजें बतानी है आपको। ऑल्सो कंप्यूट द मैक्सिमम एरिया भी पूछ रहा है और टाइम भी पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रही हैं आपसे। मैक्सिमम एरिया तो बता दो कम से कम, मैक्सिमम एरिया ए मैक्स क्या होगा Q अपॉन एफ, डिस्चार्ज कितना दे रखा है, डिस्चार्ज कितना दे रखा है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एफ यानी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर आवर। अब देखो दोस्त यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, गलती मत कर देना, सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करोगे, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड करोगे यानी ऊपर लाओगे तो -2, ठीक है सर। आवर में दे रखा है सर, तो आवर में दे रखा है तो कोई बात नहीं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, हो गया कन्वर्ट, सब आ गया किस में मीटर और सेकंड में आ गया, सब कट पिट जाएगा, एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। सॉल्व करके आंसर दे दीजिए, आंसर जरा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप डाल लें कि नहीं कमेंट बॉक्स में। कितना आया, आंसर बताइए जल्दी, 6 लोग देख रहे हैं, कोई आंसर नहीं बता रहे हैं। मैं बता दूं आंसर फिर, चलिए ये आया है 14.4 इंटू 10 की पावर 2 यानी 144, ठीक है, मीटर स्क्वायर आया है सबका इतना, आया है सबका इतना 14.4 इंटू 10 की पावर 2 यानी 1440 मीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर सकते हो इतने डिस्चार्ज पे और इतना इन्फिल्ट्रेशन अगर लैंड में है तो। चलो अब ये तो दूसरा पार्ट एक्चुअली हो गया, पहला पार्ट बताओ, पहला पार्ट क्या करना था आपको, पहला पार्ट क्या करना था आपको, टाइम पता करना था। ओके सर, टाइम का फॉर्मूला ये होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2.303 y अपॉन एफ लॉग बेस 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। ओके सिंपल है, सब वैल्यू पुट कर दो, 2.303, y कितना दे रखा है, y कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीटर में रखना है, मीटर में रखूंगा कितना रखूं जल्दी बताओ, पॉइंट, अब 10 सेंटीमीटर है तो एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर यानी 0.1 अपॉन एफ रखना है, एफ क्या है सेंटीमीटर पर आवर में, लेकिन मुझे किस में रखना है मीटर में और सेकंड में रखना है,
तो इसको लिए क्या करूंगा, अभी कन्वर्ट किया था आपको, दिखाया भी था मैंने, 60 × 60 log बेस 10। क्यू क्या है, डिस्चार्ज किस में दे रखा है, डिस्चार्ज किस में दे रखा है, 0.02 क्यू में, ये तो सही है, उसी यूनिट में देखा है, तो 0.02 सीधे सीधे रख दीजिए, 0.02 सीधे सीधे रख दीजिए। एफ की वैल्यू अभी कन्वर्ट किया आपने, कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इनटू ए, एरिया किस में दे रखा है, एरिया कितने दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 0.04 हेक्टेयर, यानी आपको फिर मीटर में रखना है, तो 0.04 × 10⁴, 0.04 × 10⁴। बस आपको कैलकुलेशन करना है इसमें, बताइए कोई दिक्कत है तो कैलकुलेशन करके आंसर बता दीजिए। बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, किसी ने कमेंट नहीं किया। थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी क्या है, कैलकुलेटिव है बस, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आगे छोड़ दोगे। आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग भी ट्राई करा करिए, ठीक है। 39 मिनट्स, तो सब यूनिट कन्वर्जन है, बस जो सेंटीमीटर में था मीटर में कर दिया, आवर में था सेकंड में कर दिया, सिंपल कुछ किया नहीं, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसको करने में, चीजें आसान होती हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है चेक फ्लडिंग। बॉर्डर समझ लिया आपने, और यही समझ लिया। चेक क्या होता है, ये फिर से क्या हो जाएगा, इसका अपडेटेड वर्जन हो गया। बॉर्डर में क्या किए थे आप, बॉर्डर में एक जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में एक लाइन बना दिए थे, लेवी बना दिए थे, तो पानी उसी में फ्लो हो रहा था। अब इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल में तो देंगे ही, ट्रांसवर्स में भी एक लेवी बना देंगे, यानी एक पूरा एरिया कन्फाइंड कर देंगे, किसके अंदर, चेक फ्लडिंग के अंदर। और वो जो कन्फाइंड एरिया होता है उसे हम लोग चेक प्लॉट बोलते हैं, जो जनरली 0.2 से 0.8 हेक्टेयर होता है। इसका पहले आप फिगर देखिए, ये देखिए, डिच से वाटर निकल रहा था, बॉर्डर में क्या था, केवल ये वाला दे रहे थे आप, ये वाला दे रहे थे, यही तो कर रहे थे आप, ये वाला दे रहे थे आप, ये वाला दे रहे थे आप। लेकिन अभी क्या किया मैंने, एक कनेक्टिंग लेवीज भी बना दिया, ये भी बना दिया। जब ये भी बना दिया तो वाटर जो फ्लो होगा वो सिर्फ इतने एरिया में ही तो होगा, न इधर जा पाएगा, न इधर जा पाएगा, न इधर जा पाएगा, न इधर जा पाएगा, उधर से तो आ ही रहा है वाटर। इसे बोला जाता है क्या, चेक प्लॉट। इसे बोला जाता है क्या, चेक प्लॉट। और ये जनरली कितना होता है, 0.2 से 0.8 हेक्टेयर होता है, 0.2 से 0.8 हेक्टेयर होता है। So check flooding is similar to ordinary flooding except that water is controlled by surrounding the check area with low and flat levees. The confined area varies from 0.2 to 0.8 hectare. This method is suitable for more permeable soil as well as for less permeable soil. इस बात का मतलब समझ रहे हैं क्या, यानी जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और जिस सॉइल की परमेबिलिटी कम है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस सॉइल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके लिए कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए इसमें वाटर आपने पूरा इकट्ठा करके रख दिया, जब इकट्ठा रख दिया तो परमेबिलिटी अगर ज्यादा है, जल्दी जल्दी पानी नीचे जा रहा है, तब भी तो उसी एरिया में पानी रहेगा, फिर से भर देंगे तो उसी में ट्रेवल करेगा। अगर लो परमेबिलिटी है तो क्या हुआ, धीमे धीमे जा रहा है, तो पानी भर के छोड़ दो, धीमे धीमे जाता रहेगा, पानी कहीं और तो मेरा जा नहीं रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में ये मेथड क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट निकल करके चलाएगा, यानी लो परमेबल सॉइल में भी यूज हो जाएगा और हाई परमेबल सॉइल में भी यूज हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फिर एक अपडेटेड वर्जन हो गया। दिस मेथड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग एंड इट इज अडॉप्टेड स्पेशली फॉर ऑर्चर्ड ट्रीज। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया। ये किसके लिए यूज होता है, ऑर्चर्ड ट्री के लिए यूज होता है। अब इसमें करते का फिगर देख लो, हमेशा याद रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो कैसे इस सिस्टम को समझो। ये आपने सप्लाई डिश बना दिया, बहुत सारे, सब में पानी भर दिया आपने, तो पानी जब भर दिया आपने, ये पानी भर दिया आपने, तो ये पानी भर दिया तो इसमें जाएगा, एक गड्ढा सा बना रखा होगा आपने, और ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो,
ये ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। सिंपल सा है, ऑर्चर्ड ट्री के लिए यूज होता है। द शेप ऑफ बेसिन मे बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पॉलीगोनल, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री हो सकता है। बेसिन फ्लडिंग इज नॉट यूज फॉर कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल, फॉर एग्जाम्पल सैंड। सैंड के लिए यूज नहीं होगा। कोई दिक्कत है इतना समझने में? बहुत आसान है बेसिन फ्लडिंग। आपको मैंने फ्री फ्लडिंग बताया, कोई कंट्रोल ही नहीं है, रोलिंग लाइन भी यूज कर लो। बॉर्डर में टाइम कितना लगेगा इरिगेट करने के लिए, और मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चेक फ्लडिंग, यानी उसी का एक स्पेशल टाइप हो गया। स्पेशल टाइप क्या हो गया, अपडेटेड वर्जन हो गया। कनेक्टिंग लेवीज भी दे रहे हैं, यानी एक चेक प्लॉट बन रहा है, उसी में लो परमेबल, हाई परमेबल सॉइल के लिए यूज कर ले रहे हैं आप। बेसिन फ्लडिंग में क्या, ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं आप। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इतने में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब फरो इरिगेशन बचा है, स्प्रिंकलर बचा हुआ है, और एक लास्ट कौन सा बचा है, ड्रिप इरिगेशन। ये तीन बचे हुए हैं। उसके बाद से हम लोग किस पे चले जाएंगे, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पे चले जाएंगे। यानी मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत जल्दी ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तो लगे रहिए। और अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा, कहीं से कोई भी आएगा आपको डाउट नहीं रहेगा फिर। सो थैंक यू सो मच। हाँ, गेट की तैयारी हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों को बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से भी। ज़्यादा लोग में आए, ज़्यादा लोग आएंगे तो और मज़ा आता है, फिर और एनर्जी के साथ मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो शेयरिंग होना चाहिए, खूब होना चाहिए। शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे बताइए। देखिए, ये मत समझना कि मैं बता दूंगा तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, टेंशन न लेना। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। सेम टाइम रहेगा 1 बजे, फिर मिलेंगे हम लोग, और कल क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल के क्लास में।